हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। लव नॉवेल्स शुरू करते हैं। यहाँ आने के रास्ते में कायरा को सच में विश्वास हो गया था कि सोहन एक सज्जन व्यक्ति है जिसका उसके पीछे कोई इरादा नहीं था। हालांकि बगीचे में वापस आने से लेकर अब तक उसने जो भी शब्द कहे थे वे उसे उलझन में डाल रहे थे। वह ये नहीं बता पा रही थी कि वह उसे एक बच्ची या एक महिला के रूप में देखता है। आखिरकार केवल बड़े बुजुर्ग और प्रेमी ही किसी को अपने घर में रहने के लिए प्रस्ताव देते हैं। जब उसने कहा कि वह उसे अपनी हमउम्र मानता है तो उसे लगा कि वह वास्तव में उसके साथ संबंध बना रहा है। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने सहज रूप से अपना सिर घुमाया और पाया कि वर्धन तरल पदार्थ का कटोरा लेकर अंदर आ रहा है। होठों पर मुस्कान के साथ वर्धन ने कहा, माफ करना मिस तिलक यादव। सोहन पहले कभी मेहमानों को घर नहीं लाए थे। आप पहली हैं। चूंकि उन्होंने हमें पहले से सूचित नहीं किया, इसलिए कोई अन्य कमरा उपलब्ध नहीं है। कोई अतिथि कक्ष उपलब्ध नहीं है। उसका चेहरा एक शिकन में बदल गया। कोई बात नहीं, मैं लिविंग रूम में या कहीं और सो सकता हूँ। मैं उनके आराम में खलल नहीं डालना चाहता। वर्धन ने चुपचाप कटोरा पास की मेज पर रख दिया और सोहन को आदरपूर्वक झुककर कमरे से बाहर चला गया। वह इतना दयालु था कि जाते समय उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वह कुछ मिनट तक दरवाजे के बाहर इंतजार करता रहा। अंदर क्या हो रहा है ये सुनने के बाद उसने धीरे से हंसते हुए अपना फ़ोन निकाला। हेलो मैडम। बंद जैसे ही उसने फ़ोन में फुसफुसाया, वह चुपचाप सीढ़ियों से नीचे चला गया। अच्छी खबर है मैडम। सोहन अभी अभी एक खूबसूरत लड़की को घर लाए हैं। वे अभी उनके कमरे में हैं, उसने कहा। कॉल के दूसरी तरफ बुजुर्ग महिला चीख उठी। क्या वर्धन, तुमने क्या कहा? एक बार और बताओ। अपनी मुस्कुराहट को छिपाने के लिए अपने होठों को बंद करते हुए उसने सोहन के कमरे के दरवाजे की ओर देखा। हालांकि कृष्णा परिवार एक सख्त परिवार था, सोहन की उम्र बढ़ती जा रही थी। शादी की अंगूठी न होना श्रीमती कृष्णा की बड़ी चिंता थी। सिर्फ इस तथ्य से कि उसने वास्तव में एक महिला को देखा था, वह इतनी खुश हो गई कि उसने पूरे शहर में 3 दिन 3 रात की पार्टी करने का मन बना लिया। अब वह वास्तव में एक लड़की को घर ले आया। उसने अपनी उत्तेजना को दबाने की पूरी कोशिश की और निर्देश देते समय अपनी आवाज़ कम कर ली। वर्धन, आज उसे एक कटोरी पौष्टिक सूप जरूर पिलाना। बस मामले की गंभीरता को देखते हुए। आखिरकार वह एक महिला पर ध्यान दे रहा है। वह 32 साल से ब्रह्मचारी जीवन जी रहा है, इसलिए वह शायद इस मामले में बहुत कुशल न हो। सुनिश्चित करें कि कुछ भी गलत न हो। मेरी होने वाली बहू को भागने न दें, समझे? वर्धन के होठों पर हमेशा के लिए मुस्कान आ गई थी। जब तक वह सीढ़ियों के नीचे पहुंचा तब तक वह अभी भी हंस रहा था। बहुत अच्छा, मैं अभी इसे ठीक कर लूंगा। चिंता मत करो। नहीं, यह नहीं चलेगा। मुझे खुद ही इसका ख्याल रखना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, कॉल के उसके छोर से एक आदमी की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दी। क्या करने के लिए? उसने तो प्रपोज भी नहीं किया। अगर सोहन की वाकई कोई गर्लफ्रेंड होती तो वह हमें बता देता। तुम्हें क्या पता, सोहन हमेशा इतना घमंडी और मूडी रहता है। क्या होगा अगर वह लड़की को डरा दे, क्योंकि मैं उस पर नज़र रखने के लिए वहाँ नहीं हूँ। हर बार जब वह सोहन को किसी संभावित डेट से मिलवाती थी तो वह हमेशा ऐसे पेश आता था जैसे कि वे उसके लिए बच्चे हों और उनकी एक भी टिप्पणी का जवाब देने से इनकार कर देता था। उन्हें बातचीत करते देखना ही उसके लिए घबराहट पैदा करने के लिए काफ़ी था। अगर वह उसे डराता है तो यह उसकी किस्मत है। जब बुजुर्ग दंपत्ति झगड़ने लगे तो वर्धन ने जल्दी से बीच में कहा, मैडम कृपया मास्टर कृष्णा की बात सुनिए। इसके अलावा मिस्टर सोहन लड़की के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। वह किसी भी तरह का दिखावा नहीं करते। निश्चिंत रहें, वह उसे डरा नहीं पाएंगे क्योंकि उनके द्वारा बोला गया हर शब्द बहुत ही नर्म और सौम्य है। श्रीमती कृष्णा की आवाज़ अविश्वास से गूंज उठी। सचमुच, वह वास्तव में अपने गुस्से को नियंत्रित कर रहा है। हाँ, वर्धन ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। उनका रिश्ता अभी तक आकार भी नहीं ले पाया है। यह उसके लिए आप दोनों से मिलने का सबसे बुरा समय है। अगर आप आते हैं तो आप वास्तव में उसे डरा सकते हैं। जब वह आखिरकार शांत हो गई तो वह पौष्टिक सूप गर्म करने के लिए रसोई में चला गया, जिसे उसने बहुत पहले से स्टॉक करने के लिए कहा था। ये पूरे समय फ्रीजर में रखा हुआ था क्योंकि सोहन अभी तक किसी लड़की को घर नहीं लाया था। उसे नहीं पता था कि सूप की कितनी मात्रा की आवश्यकता है, इसलिए उसने सूप की एक पूरी सर्विंग गर्म करने का फैसला किया। जैसे ही उसने चम्मच से सूप को हिलाया, उसे लगा कि यह बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। इसलिए उसने इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों का एक पैकेट उठाया और उसे बर्तन में डाल दिया। तब भी ऐसा नहीं लगा कि यह पर्याप्त शक्तिशाली होगा। जड़ी बूटियों का एक और पैकेट डालने के बाद ही उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैली। इस बीच सोहन के कमरे के अंदर सोहन ने मेज से सूप का कटोरा उठाया और एक हाथ से कायरा को इशारा किया। इधर आओ कायरा। उसकी आंखें उसके हाथ में रखे कटोरे पर टिकी थीं। वह उसके और करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी, जबकि वह जानती थी कि अतीत में ये केवल उसे गर्म करने के लिए सूप था। बिल्कुल नहीं,
क्या होगा अगर यह उसके द्वारा उस पर झपटने से पहले उसे फुसलाने का एक बहाना था? तब बचना असंभव होगा। जब उसने उसकी आंखों में सतर्क नजर देखी तो उसने लाचारी से अपना हाथ अपनी तरफ गिरने दिया और पास के लाउंज में बैठने के लिए मुड़ गया। कैरा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं किसी बीमार व्यक्ति के साथ कुछ भी करूंगा? सच। ये केवल तभी उसे याद आया कि वह यहाँ इसलिए थी क्योंकि उसने उसके बीमार होने पर उसकी देखभाल करने की पेशकश की थी। ये देखकर कि वह कितना नाराज था और यह विचार करते हुए कि उसने पहले कितने सही ढंग से काम किया था, उसने धीरे धीरे अपनी सावधानी कम कर दी। फिर उसने संकोच से पूछा, आज रात के बारे में? कायरा ने सारी सावधानी छोड़ दी और उसके पास चली गई। उसने सूप का कटोरा उठाया और उसे पी लिया। जब उसने सूप में मौजूद जड़ी बूटियों की खुशबू महसूस की तो उसने मुंह सिकोड़ा और खुद को मजबूर करने से पहले अपनी नाक को दबाया। अदरक के तीखेपन ने तुरंत उसके मुंह को भर दिया। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, ये तीखा है। अदरक सबसे खराब था। यह पारंपरिक हर्बल उपचारों की तरह ही घिनौना था। अदरक के साथ कुछ भी पीना उसके लिए यातना थी। यह उसकी पसंदीदा फल कैंडी थी। अपने मुंह में कैंडी का एक टुकड़ा लेकर उसने खाली कटोरा वापस मेज पर रख दिया और मुस्कुराते हुए नीचे झुक गई। सर, क्यों ना मैं आज रात यहीं सो जाऊं जबकि आप बिस्तर पर सोएं? कैंडी के रैपर को फेंकने के बाद सोहन ने उसकी तरफ देखा और पाया कि कैंडी की वजह से उसके गाल फूले हुए थे। उसके गुलाबी होंठ भी एक साथ सिकुड़े हुए थे। वह बहुत प्यारी थी। उसने अपनी कोहनी घुटनों पर टिकाई, नीचे झुका और सीधे उसकी आंखों में देखा। ठीक है, हम बिस्तर साझा कर सकते हैं। उसकी अप्रत्याशित रूप से गंभीर निगाह और प्रतिक्रिया ने उसे इतना हैरान कर दिया कि वह पीछे की ओर गिर गई और दर्द से कराह उठी। सज्जनता, उचित, ये सब सिर्फ दिखावा था। वह वास्तव में उसके पीछे था। उसने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। जब उसने देखा कि वह कितनी परेशान और निराश थी तो वह मुस्कुराया। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। उसने उसे घूरते हुए देखा और अपनी दर्द भरी पीठ को सहलाया। वह एक मतलबी आदमी था। उसका चेहरा एक शिकन में बदल गया। ये ठीक है, मैं लिविंग रूम में या कहीं और सो सकता हूँ। मैं उसके आराम को परेशान नहीं करना चाहता। वर्धन ने चुपचाप कटोरा पास की मेज पर रख दिया और कमरे से बाहर जाने से पहले सोहन को सम्मानपूर्वक झुकाया। वह इतना दयालु था कि जाते समय उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। नोबल वह कुछ मिनटों के लिए दरवाजे के बाहर इंतजार करता रहा, धीरे से हंसने और अपना फ़ोन निकालने से पहले अंदर क्या चल रहा था ये सुनता रहा। हेलो मैडा। जैसे ही उसने फ़ोन में फुसफुसाया वह चुपचाप सीढ़ियों से नीचे चला गया। अच्छी खबर है मैडम, मिस्टर सोहन एक खूबसूरत लड़की को घर लाए हैं। वे अभी उसके कमरे में हैं, उन्होंने कहा। कॉल के दूसरी तरफ बुजुर्ग महिला चीख उठी। क्या वर्धन, तुमने क्या कहा? इसे एक बार और बताओ। उसने अपनी उत्तेजना को दबाने की पूरी कोशिश की। आखिरकार वह एक महिला पर ध्यान दे रहा है। वह 32 साल से ब्रह्मचारी जीवन जी रहा है, इसलिए वह इस मामले में बहुत कुशल नहीं हो सकता है। सुनिश्चित करें कि कुछ भी गलत न हो। मेरी होने वाली बहू को भागने न दें, समझे? वर्धन के होठों पर हमेशा के लिए मुस्कान आ गई थी क्योंकि वह सीढ़ियों के नीचे पहुंचने तक अभी भी हंस रहा था। बहुत अच्छा, मैं अभी इसे ठीक कर लूंगा। चिंता मत करो। नहीं, यह नहीं चलेगा। मुझे खुद ही इसका ख्याल रखना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, कॉल के उसके छोर से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। क्या करने के लिए? उसने तो प्रपोज भी नहीं किया है। अगर सोहन की वाकई कोई गर्लफ्रेंड है तो वह हमें बता देगा। तुम्हें क्या पता? सोहन हमेशा इतना घमंडी और मूडी रहता है। क्या होगा अगर वह लड़की को डरा दे क्योंकि मैं उस पर नज़र रखने के लिए वहाँ नहीं हूँ? हर बार जब वह सोहन को किसी संभावित डेट का परिचय कराती तो वह हमेशा ऐसे व्यवहार करता जैसे वे उसके लिए बच्चे हों और उनकी एक भी टिप्पणी का जवाब देने से इनकार कर देता। उन्हें बातचीत करते देखना उसके लिए घबराहट पैदा करने के लिए काफ़ी था। अगर वह उसे डराता है तो यह उसकी किस्मत है। जब बुजुर्ग दंपत्ति झगड़ने लगे, वर्धन ने जल्दी से बीच में कहा, मैडम कृपया मास्टर कृष्णा की बात सुनिए। इसके अलावा मिस्टर सोहन लड़की के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। वह किसी तरह का दिखावा नहीं करते। निश्चिंत रहें, वह उसे डरा नहीं पाएंगे क्योंकि उनके द्वारा बोला गया हर शब्द बहुत नर्म और सौम्य है। श्रीमती कृष्णा की आवाज़ अविश्वास से गूंज उठी। सचमुच, वह वास्तव में अपने गुस्से को नियंत्रित कर रहे हैं। हाँ, वर्धन ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। उनका रिश्ता अभी भी ठीक नहीं हुआ है। अभी तक कोई आकार नहीं लिया है। उसके लिए तुम दोनों से मिलने का ये सबसे बुरा समय है। अगर तुम आते हो तो तुम वास्तव में उसे डरा सकते हो। एक बार जब वह आखिरकार शांत हो गई तो वह पौष्टिक सूप गर्म करने के लिए रसोई में चला गया, जिसे उसने उसे बहुत पहले स्टॉक करने के लिए कहा था। ये पूरे समय फ्रीजर में रखा गया था क्योंकि सोहन अभी तक एक लड़की को घर नहीं लाया था। उसे नहीं पता था कि सूप की कितनी ज़रूरत है, इसलिए उसने सूप की एक पूरी सर्विंग गर्म करने का फैसला किया। जैसे ही उसने सूप को चम्मच से हिलाया, उसे लगा कि यह ज़्यादा नहीं लग रहा है।
इसलिए उसने इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों का एक पैकेट उठाया और इसे बर्तन में डाल दिया। तब भी ऐसा नहीं लगा कि यह पर्याप्त शक्तिशाली होगा। एक और जड़ी बूटियों का पैकेट डालने के बाद ही उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैली। उसकी आंखें उसके हाथ में रखे कटोरे पर टिकी थीं। उसने उसके और करीब जाने की हिम्मत नहीं की, जबकि वह जानती थी कि अतीत में ये केवल उसे गर्म करने के लिए सूप था। बिल्कुल नहीं। क्या होगा अगर यह उसके द्वारा उस पर झपटने से पहले उसे फुसलाने का एक बहाना था? तब बचना असंभव होगा। जब उसने उसकी आंखों में सतर्क नजर देखी तो उसने लाचारी से अपना हाथ अपनी तरफ गिरने दिया और पास के लाउंज में बैठने के लिए मुड़ गया। कैरा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं किसी बीमार व्यक्ति के साथ कुछ भी करूंगा? सच, ये केवल तभी था जब उसे याद आया कि वह यहाँ इसलिए थी क्योंकि उसने बीमार होने के दौरान उसकी देखभाल करने की पेशकश की थी। ये देखकर कि वह कितना नाराज था और यह विचार करते हुए कि उसने पहले कितने सही तरीके से काम किया था, उसने धीरे धीरे अपनी सावधानी कम कर दी। फिर उसने संकोच से पूछा, आज रात के बारे में? उसने लाउंज को थपथपाया। मैं यहाँ सोऊंगा और तुम बिस्तर पर सोओगी। हालांकि लाउंज में सोने के लिए काफी बड़ा था, सोहन लंबे पैरों वाला एक लंबा आदमी था। यह उसके लिए कुछ हद तक असुविधाजनक होगा। कायरा ने सारी सावधानी छोड़ दी और उसके पास चली गई। उसने सूप का कटोरा उठाया और उसे पी लिया। जब उसने सूप में मौजूद जड़ी बूटियों की महक ली तो उसने भौहें सिकुड़ी और खुद को इसे पीने के लिए मजबूर करने से पहले अपनी नाक को चुटकी में दबाया। अदरक का तीखापन तुरंत उसके मुंह में भर गया। उसने बेतहाशा अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, यह मसालेदार है। अदरक सबसे खराब था। यह पारंपरिक हर्बल उपचारों की तरह ही घिनौना था। अदरक के साथ कुछ भी पीना उसके लिए यातना था। यह उसकी पसंदीदा फल कैंडी थी। अपने मुंह में कैंडी का एक टुकड़ा लेकर उसने खाली कटोरा वापस मेज पर रख दिया और मुस्कुराते हुए नीचे झुक गई। सर, आज रात मैं यहाँ क्यों नहीं सोती जबकि आप बिस्तर पर सोते हैं? सोहन ने उसकी तरफ देखा और पाया कि कैंडी की वजह से उसके गाल फूले हुए थे। उसके गुलाबी होंठ भी एक साथ सिकुड़े हुए थे। वह बहुत प्यारी थी। उसने अपनी कोहनी घुटनों पर टिकाई, नीचे झुका और सीधे उसकी आंखों में देखा। ठीक है, हम बिस्तर साझा कर सकते हैं। उसकी अप्रत्याशित रूप से गंभीर निगाह और प्रतिक्रिया ने उसे इतना हैरान कर दिया कि वह पीछे की ओर गिर गई और दर्द से चीख उठी, जैसे उसने ऐसा किया था सज्जनता से। उचित, ये सब सिर्फ एक नाटक था। वह वास्तव में उसके पीछे था। उसने ठहाका लगाया और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उसकी बांह पकड़ ली। जब उसने देखा कि वह कितनी परेशान और निराश थी तो वह मुस्कुराया। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सोहन खड़ा हुआ और अपनी अलमारी से एक टी शर्ट निकालने के लिए आगे बढ़ा। इसे कायरा की ओर फेंकते हुए उसने कहा, सोने से पहले गर्म पानी से नहा लो। उसे चिंता थी कि उसे ऐसा करने में असहजता महसूस हो सकती है, इसलिए उसने कहा, चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिस पर तुम्हें आपत्ति हो। जब उसने बुकशेल्फ से एक किताब उठाई और उसे पढ़ने के लिए लाउंज में लेट गया तो उसने कुछ बार उसकी ओर देखा और फिर शर्ट के साथ बाथरूम में प्रवेश करने के लिए अपनी सावधानी को एक तरफ धकेल दिया। आधुनिक बाथटब के बजाय बाथरूम में एक बहुत बड़ा लकड़ी का टब था। ये कम से कम 4 फीट ऊंचा था क्योंकि इसकी दीवारें उसकी कमर के ऊपर थीं। इसे पानी से भरने के बाद वह लकड़ी के टब के किनारे का उपयोग करके खुद को सहारा देने के लिए उसमें चढ़ी। जैसे ही वह बैठी, पानी उसकी गर्दन से ऊपर पहुंच गया, लगभग उसे डूबने लगा। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि सोहन ने लकड़ी का टब क्यों लगाया। फिर भी गर्म पानी में पूरी तरह से डूब जाना बहुत अच्छा लग रहा था। सोहन ने अभी अपनी किताब के लगभग 1 दर्जन पन्ने पढ़े ही थे कि किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलने के लिए किताब नीचे रखने के बाद उसका स्वागत वर्धन ने किया, जो चेहरे पर दयालु मुस्कान के साथ उसे सूप का एक कटोरा दे रहा था। आपका दैनिक सूप, मिस्टर सोहन। बड़े होने के दौरान हर रात सूप पिलाए जाने के कारण शाम को सूप का एक कटोरा लेना लगभग श्रीमती कृष्णा के प्रेम का प्रतीक बन गया था। घर से मीलों दूर सिल्वर्टन शहर में चले जाने के बाद भी उन्होंने आदत को खत्म नहीं होने दिया और वर्धन को हर रात सोहन के लिए एक कटोरा सूप तैयार करने का आदेश दिया। सोहन को इसकी आदत हो गई थी, इसलिए उसने तुरंत कटोरा लिया और एक ही बार में सब कुछ खा गया। जैसे ही उसने कटोरा अपने होठों से दूर किया, उसने अपने होठों को बंद किया और वर्धन को असमंजस में देखा। आज रात इसका स्वाद अलग क्यों है? वर्धन ने मुस्कुराते हुए खाली कटोरा पकड़ा और कमरे में इधर उधर नजर घुमाते हुए सोहन से पूछा, मिस तिलक यादव कहाँ हैं? मुझे वे दिखाई नहीं दे रही हैं। वे नहा रही हैं, सोहन ने जवाब दिया। उसे वर्धन के व्यवहार पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था। मैं समझ गया। खैर मिस्टर सोहन, मैं चलता हूँ। मैं आपको आराम करने देता हूँ। वर्धन तेजी से खाली कटोरा हाथ में लेकर कमरे से बाहर निकल गया। सोहन के जाने के बाद दरवाजा बंद करते ही उसने घड़ी की ओर देखा। अब तक 20 मिनट से अधिक हो चुके थे। कायरा अभी भी बाथरूम में क्यों थी? एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो नहीं जानता था कि महिलाएं आमतौर पर कितनी देर तक नहाती हैं, उसने तुरंत बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। क्या तुम्हारा काम हो गया, कायरा?
बाथरूम में एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उसने भौहें सिकुड़ी और जोर से खटखटाया। जवाब दो, कायरा। उसने दरवाजे पर कितनी भी जोर से दस्तक दी, उसे अंदर से कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अरे, क्या वह बेहोश हो गई थी? ये सोचते ही उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया और जोर से घुमाया। क्या उसने वास्तव में दरवाजा बंद कर दिया था? ऐसा लगता है कि वह अभी भी सतर्क थी। सोहन का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसने दरवाजे को जोर से लात मारने से पहले एक कदम पीछे लिया। एक तेज धमाके के साथ दरवाजा खुला। वह सीधे अंदर गया। वह तुरंत पीछे मुड़ा। उसे बहुत अजीब लगा। मैंने अभी अभी दस्तक दी थी, लेकिन तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि तुम बेहोश हो गई हो। वह उसकी व्याख्या सुनने के लिए बिल्कुल भी मानसिक स्थिति में नहीं थी। जैसे ही उसने अपनी पीठ को उसकी ओर मोड़ा, जबकि उसके हाथ लकड़ी के टब पर जोर से दबे हुए थे, वह खुद को कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए बोली, बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो। होंठ सिकुड़ते हुए वह तुरंत कमरे से बाहर चला गया। 2 मिनट बीतने के बाद ही कायरा ने आखिरकार पलट कर देखा। उसका धड़कता हुआ दिल तभी शांत हुआ जब उसे यकीन हो गया कि वह चला गया है। वह बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन वह सो गई थी। ये सब स्नान की गलती थी। लकड़ी के टब के किनारे पर अपने शरीर को सहारा देते हुए वह जल्दी ही सो गई। ये ठंड के कारण हो सकता है, लेकिन वह सोते समय दुनिया के लिए मर चुकी थी, इसलिए उसने उसकी दस्तक नहीं सुनी। अगर आखिरी जोरदार धमाका न होता तो वह अभी भी सो रही होती। इस बीच सोहन दराज से सिगरेट का एक पैकेट और एक लाइटर लेने के लिए बेडसाइड टेबल में से एक पर चढ़ गया। शाम की हवा उसके चेहरे पर बह रही थी और बालकनी में खड़े होकर उसने कुछ गहरी कश खींचे। फिर भी उसके अंदर की गर्मी अभी भी प्रबल थी। उसकी गोरी चिकनी पीठ का नज़ारा उसकी यादों में बस गया था। चाहे हवाएं कितनी भी ठंडी क्यों न हो, चाहे वह कितना भी धूम्रपान क्यों न करे, वह उसे देख सकता था। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था और आंखों को सुकून देने वाला था। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अपनी शर्ट पहने कैरा बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी होकर उसने चारों ओर देखा और फिर देखा कि वह बालकनी में खड़ा है। अंधेरे से घिरा हुआ उसका लंबा शरीर बहुत ही शानदार और अकेला लग रहा था। चाहे वह उसे कैसे भी देखे, वह हमेशा की तरह अलौकिक और सुंदर बना हुआ था। रात में जब वह सिर्फ एक छाया था, तब भी वह बहुत आकर्षक था। हालांकि वह अब दृश्य की सराहना करने के मूड में नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जो टी शर्ट पहनी हुई थी, वह उसकी आधी जांघों को ही ढक रही थी। अभी जो कुछ हुआ, उसके बाद वह इस तरह के कपड़े पहनकर उसके सामने आने में सहज महसूस नहीं कर रही थी। एक फुसफुसाहट के साथ वह जितनी तेजी से हो सकती थी कमरे में भाग गई और खुद को कंबल के नीचे छिपा लिया। फिर उसने अपने सिर को कंबल से ढक लिया। कई लंबे मिनटों तक अपने कोकून में छिपे रहने के बाद आखिरकार जब उसके दौड़ने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनाई दी, तो वह थोड़ा खुल गई। उसे अभी भी बालकनी में खड़ा देखकर उसने राहत की सांस ली। विनम्रता से उसने कमजोर आवाज में उससे कहा, ठीक है, मैं अब सोने जा रही हूँ, सर। सोहन ने देखा था कि वह नहाने के बाद से कितनी शर्मिंदा थी, इसलिए उसने बिल्कुल भी मुड़कर नहीं देखा था कि वह धीरे धीरे अपनी शर्मिंदगी से निपट सके। होठों पर एक कोमल मुस्कान के साथ उसने जवाब में गुनगुनाया। कायरा ने अपनी बाहें कंबल के चारों ओर लपेटी और अपना सिर उसके कोने पर टिका दिया और उसकी ओर देखने लगी। अचानक वह हंस पड़ी। वह वास्तव में एक अच्छा आदमी था। अगर वह वास्तव में एक बुरा आदमी या बदमाश होता तो वह अभी बाथरूम से बाहर नहीं निकलता। उसने उसे तब भी नहीं खाया जब वह रक्षाहीन थी और पहुंच के भीतर थी। तथ्य यह है कि उसने उन परिस्थितियों में कुछ भी बुरा नहीं किया। इसका मतलब था कि वह वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति था, भले ही वह उसके पीछे वासना करता था। जैसे ही उसने उसे देखा, वह धीरे धीरे अपने होठों पर एक मुस्कान के साथ सो गई। रातें अभी भी सर्द थी। जैसे ही उसने सिगरेट को जमीन पर फेंका और पैर से उसे बुझाया, उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। वर्धन ने वास्तव में उसे वह विशिष्ट प्रकार का सूप पिलाया था। क्या वर्धन अपने आत्मनियंत्रण या अपने शरीर का परीक्षण करने की कोशिश कर रहा था? सोहन ने पानी में जाने से पहले लकड़ी के टब को बर्फीले ठंडे पानी से भर लिया। अपने पैरों को मोड़कर उसने अपने सिर सहित पूरे शरीर को पानी में डुबो दिया। पानी इतना नहीं था कि वह अपने शरीर के हर इंच को पानी में डुबो सके, और ठंड ने गर्मी को बिल्कुल भी दूर नहीं किया। इसके बजाय उसके अंदर गर्मी बढ़ती जा रही थी। एक तेज छपाक के साथ वह पानी से बाहर निकला और सिर्फ एक तौलिया और एक जोड़ी चप्पल पहने हुए नीचे चला गया। उसे अपने 30वें दशक के बाद से इतनी नींद की जरूरत नहीं थी। नीचे लिविंग रूम में वर्धन अपने टैबलेट पर चल रहे शो को देखकर खुशी से हंस रहा था। जब उसने अचानक दालान में कदमों की आवाज़ सुनी, तो उसने उत्सुकता से देखा कि सोहन सिर्फ एक तौलिया से ढका हुआ गुस्से में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। सोहन के चेहरे पर निराशा के भाव ने उसे चौंका दिया। मिस्टर सोहन, तुमने सोहन को इतनी बुरी नज़र से देखा कि वह तुरंत चुप हो गया। ओह यार, वह नज़र इतनी डरावनी थी। ऐसा लगा जैसे सोहन उसे मार डालेगा। एक भी आवाज़ निकालने से डरकर वर्धन ने एक गेंद की तरह सिकुड़कर सोहन से दूर देखा।
कई धमाकों और दुर्घटनाओं के बाद उसने महसूस किया कि सोहन उसकी ओर आ रहा है। उसने सावधानी से अपना सिर उठाया और चुपचाप देखा कि सोहन बर्फ के टुकड़ों से भरी एक धातु की बाल्टी पकड़े हुए है। बर्फ टुकड़े। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह तुरंत अपना टैबलेट लेकर भाग गया। ओह नहीं, उसने सोहन को बर्बाद कर दिया था। कायरा उस रात गहरी नींद में सोई। जब वह सुबह उठी तो उसने अपना माथा छुआ और पाया कि उसका बुखार कम हो गया था और उसकी सर्दी ठीक हो गई थी। वह बस भौचक्का रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा बुखार से अप्राकृतिक रूप से लाल हो गया था। उसने अपना हाथ उसके माथे पर रखा, लेकिन जब उसे उसकी त्वचा की झुलसती हुई गर्मी महसूस हुई तो उसने तुरंत हाथ हटा लिया। बहुत गर्मी लग रही है। अचानक उसकी आंखें खुली और उसने उसकी बाहों को पकड़ लिया। एक ही झटके में उसने उसे लाउंज में जकड़ लिया। उसकी आंखों में कुछ भड़क रहा था। उसके होंठ बहुत सूखे लग रहे थे। फिर भी उसने अपनी भावनाओं को वापस पकड़ने की पूरी कोशिश की। जैसे ही उसने उसकी साफ आंखों में गहराई से देखा, उसने कर्कश स्वर में पूछा, मैं किस तरह से गर्म हूं? जिस स्थिति में वे थे वह बहुत गलत और कामुक लग रहा था। वह शर्मा गई और उसे दूर धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके हाथ उसके कंधों पर इतने जोर से दबे हुए थे कि वह ऐसा नहीं कर पाए। उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, मेरा मतलब है कि तुम्हें बुखार है। सोहन को बुखार नहीं था। ये सब पिछली रात के सूप की वजह से था जिसने उसे पूरी रात परेशान किया। चाहे वह कितनी भी देर तक बर्फ में डूबा रहे, उसकी गर्मी कभी कम नहीं हुई। अपने शिकार को अपनी पहुंच में पाकर उसकी आंखें गहरी और गहरी होती गईं। वह अपने शिकार को घूरते हुए एक खतरनाक तेंदुए की तरह था। उसके होंठ चेरी के फूलों की तरह नाजुक और गुलाबी थे, जबकि उसके गुलाबी गाल स्वादिष्ट चेरी केक की तरह लग रहे थे। जैसे ही उसका गला कामुकता से घूमा, वह अचानक नीचे झुक गया। एक जोरदार धमाका हुआ जब उसने उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा, जबकि उसका चेहरा उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था। उसकी आंखें काली हो गईं और वह उसके ऊपर गिर गया। तुम भारी हो। उसने उसे अपने ऊपर से हटा दिया और अपनी कलाइयों को रगड़ते हुए उठ बैठी। जमीन पर बेहोश पड़े आदमी को घूरते हुए वह मुस्कुराए। कैसा था? आश्चर्यचकित हो गए। मैं मार्शल आर्ट जानती हूँ। जब उसने कल रात एलेना के कंधे की हड्डी उखड़ी थी तो वह उसे वापस जोड़ने जा रही थी। हालांकि सोहन ने इसे उसके लिए संभालने के लिए एक डॉक्टर को बुला लिया था। नोबल ड्रमर, जबकि यह एक अलग तरीका था, परिणाम वही थे। सोहन ने कल रात बाथरूम में उसके साथ कुछ नहीं किया था, तो वह क्यों करेगा? कुछ गड़बड़ थी। कायरा ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा क्योंकि वह उसे पलटने और उसकी नब्ज जांचने के लिए घुटनों के बल बैठी थी। ओह, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह बुखार से नहीं जल रहा था। वह था। उसने वर्धन से बात करने के लिए नीचे जाने से पहले हताशा में अपनी आंखें घुमाईं। उसे अचानक याद आया कि उसे क्या बुलाने के लिए कहा गया था, लेकिन वह उसे उसके पहले नाम से नहीं बुला सकती थी। इसलिए उसने मिस्टर वैंडरसन कहकर संतोष कर लिया। क्या तुम मेरे लिए एक कलम और कुछ कागज ला सकती हो? उसने जल्द ही उसे वो सामान थमा दिया जो लकड़ी की मेज पर बड़े करीने से रखा गया था। वह मेज के पास घुटनों के बल बैठ गई और जड़ी बूटियों की एक सूची बना ली। जब उसका काम पूरा हो गया, उसने कागज वर्धन को दे दिया। कल रात किसी ने सोहन को नशीला पदार्थ दे दिया था। यह इतना बुरा है कि वह अभी भी इससे पीड़ित है। इस नुस्खे का पालन करो। मैंने वह सब कुछ लिख दिया है जो तुम्हें जानना चाहिए। इसे पीने के 1 घंटे बाद उसे बेहतर महसूस होगा। नशीला पदार्थ। वर्धन को अपनी पीठ पर एक ठंडी सी दौड़ती हुई महसूस हुई। वह अपराधी था। वह उसकी आंखों में नहीं देख सका और कागज का टुकड़ा लेते हुए बुदबुदाया, ठीक है, मैं समझता हूँ। धन्यवाद मिस तिलक यादव। कुछ नहीं। जब वह कमरे से बाहर निकली तो उसने अपने कपड़े वापस पहन लिए। इसलिए उसने अपनी पैंट से धूल झाड़कर वर्धन को हाथ हिलाया। जाओ और उसका ख्याल रखो मिस्टर वैंडरसन। मैं अब जा रहा हूँ। हाँ। वर्धन घबरा गया और जल्दी से चला गया। मिस तिलक यादव, आप दोपहर के भोजन के लिए क्यों नहीं रुकती? हालांकि उसने अपना मन बना लिया था और खुशी खुशी अपना बैग लेकर दरवाजे की ओर चल पड़ी। कोई बात नहीं, मुझे कुछ काम करने हैं। एक बार सोहन जाग जाए तो उसे मेरे लिए धन्यवाद देना। वर्धन को लगा कि वह उसे जाते हुए देखकर खुद को थप्पड़ मार ले। देखो उसने क्या किया। सोहन ने कुछ नहीं किया होगा, अन्यथा सूप का असर पूरी रात नहीं रहता। अगर सोहन जाग जाता और पाता कि कायरा पहले ही जा चुकी है तो वर्धन मर चुका होता। वह तभी होश में आया और उसके पीछे भागा जब वह आंखों से ओझल हो गई। कायरा अभी मुख्य द्वार से बाहर भी नहीं निकली थी कि एक रेंज रोवर उसके पास आकर रुकी। वर्धन ने यात्री सीट का दरवाज़ा खोला और उसे आवाज़ दी, मिस तिलक यादव, मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। उसे डर था कि वह मना कर देगी, इसलिए उसने कहा, आखिरकार मैं मिस्टर सोहन के लिए कुछ दवाई लेने जा रहा हूँ। चूंकि उस इलाके में टैक्सियां आमतौर पर नहीं मिलती थी, इसलिए वह एक कार में बैठ गई। वर्धन एक अनुभवी ड्राइवर था और आराम से गाड़ी चलाता था।
जब कायरा को याद आया कि कैसे उसने उस सुबह सोहन को एक ही वार में बेहोश कर दिया था, तो वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। वर्धन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हर्बल उपचारों के बारे में जानती होंगी, मिस तिलक यादव। आमतौर पर लोग केवल आधुनिक चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना? आप बहुत अलग हैं। उसने भौहें सिकुड़ी और अपना सिर हिलाया। मैंने विश्वविद्यालय में क्लिनिकल मेडिसिन की पढ़ाई की है और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। ये प्रभावशाली है। उद्धरण चिन्ह। वह कुछ और बार उसकी ओर देखने के लिए मुड़े बिना नहीं रह सका। चाहे वह कितनी भी ध्यान से देखे, वह ऐसी नहीं लग रही थी जो डॉक्टरेट की उपाधि पाने के लिए पर्याप्त बड़ी हो। नहीं, उसने धैर्यपूर्वक समझाया। मैंने 15 साल की उम्र में विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और 2 साल में अपनी डिग्री पूरी की। मैं 19 साल की उम्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाली थी, लेकिन मुझे देश छोड़ना पड़ा। मैंने विदेश में रहते हुए जो कोर्स करने थे उन्हें पूरा किया। देरी के बावजूद मैं आखिरकार 20 साल की उम्र में स्नातक करने में सक्षम हो गई। इससे वह और भी हैरान हो गया। उसका जबड़ा खुला रह गया। 20 की उम्र में डॉक्टरेट? हाँ, उसने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने भी डबल डिग्री प्रोग्राम के तहत पढ़ाई की है। वह सोहन के स्वाद पर हैरान था। पहली महिला जिसे सोहन ने देखा, वह वास्तव में एक बेहतरीन छात्रा थी। अचानक उसने पाया कि वह उसे बहुत सम्मान के साथ देख रहा है। शायद यही ज्ञान की शक्ति थी। वे तब तक बातें करते रहे जब तक वे उस होटल में नहीं पहुंच गए जहां वह ठहरी हुई थी। मुझे गाड़ी से लाने के लिए धन्यवाद, मी वेंडरसन। यह मेरा सौभाग्य है, मी। सोहन के मित्र के रूप में आप एक सम्मानित अतिथि हैं। कृपया जब भी आपके पास समय हो हमसे मिलने आएं। बगीचे में आपके घूमने के लिए और भी कई खूबसूरत जगहें हैं। जब वह बाहर निकलने वाली थी तो उसने सोहन की ओर से उसे आमंत्रित करने का मौका लपक लिया। उसे हाथ हिलाकर अभिवादन करने के बाद वह कार से बाहर निकल गई। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, होटल के बगल से 3 लोग अचानक बाहर निकल आए ताकि उसे कार के दरवाजे से दूर जाने से रोका जा सके। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया जब उसने अपने आसपास 3 खतरनाक व्यक्तियों को देखा। वह उनके साथ परेशानी की तलाश में नहीं गई थी, लेकिन फिर भी वे उसके पास आए। रॉबर्ट को पहले ही पता चल गया था कि वह कल कहाँ रह रही थी, इसलिए वह पूरे दिन होटल के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। आलिया और करिश्मा भी सुबह 6 बजे से उसके साथ इंतजार करने के लिए जल्दी उठ गईं। आखिरकार उसके आने से पहले उन्होंने घंटों इंतजार किया। उन्होंने उसे लाल आंखों से देखा जबकि रॉबर्ट ने उसकी ओर इशारा किया और गुस्से में चिल्लाया, तुमने वास्तव में खुद को अच्छी तरह छुपाया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं ढूंढ सकता क्योंकि तुम शो का हिस्सा हो? चूंकि यह एक पारिवारिक मामला और उसका निजी व्यवसाय था, कायरा ने पलटकर वर्धन से कहा, राइड के लिए धन्यवाद मिस्टर वेंडरसन। अलविदा। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाली थी, हा हा हा, भले ही शिवा ने तुम्हें छोड़ दिया हो, तुम्हें अपने साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बेदाग त्वचा का राज कैसे अपनी त्वचा को तुरंत चमक और चिकनी उपस्थिति दें? क्या तुम उसके जैसे बूढ़े आदमी के साथ ऐसा करना बर्दाश्त कर सकती हो? करिश्मा ने हंसते हुए कहा। आलिया ने भी वर्धन को देखा। हालांकि शिवा के वित्त पर उसके परिवार ने प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी वह वारिस था। इसका मतलब था कि उसके भविष्य में शक्ति और धन होगा। वह 50 के दशक के बूढ़े आदमी से कहीं बेहतर था। उसने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। कायरा, मुझे लगा कि आप मिस्टर एंडरसन से घृणा करती हैं। आपको कम से कम एक ऐसा आदमी मिलना चाहिए जो उनसे कहीं बेहतर हो, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको एक ऐसा आदमी मिलेगा जो मिस्टर एंडरसन से भी उम्र में बड़ा हो। आप किस तरह का खेल खेल रही हैं? मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। कायरा ने पूरी रात होटल से बाहर बिताई थी, केवल एक बूढ़े आदमी द्वारा चलाई जा रही कार में लौटने के लिए। कोई भी सोचेगा कि वह उसके साथ सोई थी। रॉबर्ट का चेहरा बेहद अप्रिय हो गया। कायरा, क्या मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए पाला है ताकि तुम मुझे अपमानित कर सको? कायरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और करिश्मा की उंगलियों को जोर से दबा दिया। अपनी उंगलियों को धातु के दरवाजे पर पिन करके करिश्मा तुरंत दर्द से चिल्लाई और दरवाजा छोड़ दिया। उसने अपनी कलाई पकड़ते हुए 2 कदम पीछे हट। कायरा ने उसे नज़रअंदाज किया और पीछे मुड़ने से पहले जोर से कार का दरवाज़ा बंद किया। उसकी गहरी भूरी आंखों ने तिलक यादव की ओर देखा और उसने पलटकर कहा, अगर मैं अपमानजनक हो रही हूं तो यह मेरा काम है। तुम यहाँ वसीयत की वजह से हो, है ना? अगर वसीयत न होती तो रॉबर्ट यहाँ क्यों इंतजार कर रहा होता? उसने एक बार फिर वर्धन की ओर देखा। कार अद्भुत लग रही थी। इसकी कीमत कुछ 100,000 या 10 लाख डॉलर रही होगी। किसी भी तरह से ये वह चीज़ नहीं थी जिसे वह खरीद सकता था। हालांकि वर्धन ऐसा व्यक्ति था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। चूंकि वह नहीं जानता था कि वर्धन कौन है, उसने भौहें सिकुड़ते हुए और अपनी आवाज़ कम करते हुए कायरा से कहा, मुझे गुस्सा आने से पहले बताओ कि वसीयत अब कहाँ है। अगर तुम गुस्सा करोगी तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल नहीं करूँगा। गुस्सा? वाल्हा, मानो वह डरी हुई थी। शायद वह 4 साल पहले ही मान जाती क्योंकि वह उसका पिता था। जब तुम क्रोधित होगे तो क्या करोगे?
मुझे मार दोगे तुम? रॉबर्ट ने अपना जबड़ा भींच लिया। जब उसने देखा कि वर्धन के कार से बाहर न निकलने पर भी कार नहीं हिली तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा जो है वो मेरा है। मेरी माँ ने उन्हें मेरे लिए छोड़ दिया। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता उसने उसे बीच में ही टोक दिया। अपनी बाहें सामने की ओर मोड़ते हुए वह उस पर मजाकिया ढंग से मुस्कुराए। उसे पता होगा कि तुम्हारी एक रखेल है, इसीलिए उसने कहा कि अगर मैं 20 साल की होने से पहले मर जाती हूं तो उसकी सारी संपत्ति दान कर दी जाएगी। पिताजी, कायरा रॉबर्ट के करीब एक कदम बढ़ी और अपनी बाहें ऊपर उठाईं। वह कितनी भी मासूम क्यों न दिख रही हो, उसकी आंखों में एक भयावह नज़र छिपी थी। तुम्हें तभी बाहर निकल जाना चाहिए था ताकि मैं पैदा ही न होती। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आलिया कायरा को धक्का देकर गिरा दिया। उसने तुम्हें जन्म देकर क्या गलत किया? कायरा ने जल्दी से आलिया का हाथ पकड़ा और उसे मोड़ दिया, जिससे आलिया चीख पड़ी। दर्द के कारण आलिया की आंखों में आंसू देखकर कायरा ने उसे छोड़ने से पहले ठंडे स्वर में हंसी उड़ाई। बचाव में भी कायरा को लगा कि उसने अपने हाथ गंदे कर लिए हैं। बस जो भी चालें चलनी है करो। अगर मैं तुमसे डरती तो मैं वापस नहीं आती। उस पल तिलक यादव को एहसास हुआ कि उन्होंने कभी कायरा को सही मायने में नहीं जाना है। क्या यह अभी भी वही नम्र कायरा थी जिसने सिर्फ पिटाई और चिल्लाने को स्वीकार किया था? सगाई की पार्टी के दौरान तिलक यादव ने सोचा कि कायरा उन्हें केवल इसलिए हरा सकती है क्योंकि उसके पास उस समय होटल से निगरानी फुटेज की एक प्रति थी। हालांकि कायरा ने कुशलतापूर्वक और तेजी से उन पर 2 बार हमला किया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने अपने हमलों में बहुत ताकत नहीं लगाई थी, फिर भी वे एक बार फिर उस पर हमला करने से बहुत डरे हुए थे। रॉबर्ट इतना गुस्से में था कि उसका शरीर कांप रहा था। बहुत बढ़िया, मेरी कितनी अच्छी बेटी है। करिश्मा ने अपनी कलाई पर हाथ रखा और रॉबर्ट के बगल में खड़ी हो गई। पिताजी, हम उसे वापस घर क्यों नहीं लाते और उसे जमीन पर गिरा देते? एक बार कायरा उनके इलाके में आ गई तो वे उसे 3 दिन और रात के लिए बिना भोजन या पानी के बंद कर सकते थे। तब तक कायरा आज्ञाकारी ढंग से उन्हें बता देगी कि वसीयत कहाँ है, भले ही वे उसे प्रताड़ित न करें। रॉबर्ट को लगा कि यह एक व्यवहार्य योजना थी। उसने वैसे भी कायरा के खिलाफ बल का प्रयोग करने की योजना बनाई थी, अन्यथा वह अपनी पत्नी और बेटी को साथ क्यों लाता? करो। तीनों ने कायरा की ओर बढ़ने से पहले एक दूसरे को देखा। कार के अंदर से देखते हुए वर्धन को अपनी पीठ के नीचे एक सिहरन महसूस हुई। तीनों कायरा का अपहरण करने जा रहे थे। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसे सोहन की ओर से कायरा की रक्षा करनी थी। एक सी जैसे ही उसने अपनी सीट बेल्ट खोली, उसने अचानक कार के बाहर से जोरदार धमाके और टक्कर की आवाज़ें सुनी। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि कायरा का पैर हवा में एक घूमते हुए किक में झूल रहा था जिसने बुजुर्ग महिला को हवा में उड़ा दिया था। वर्धन सदमे में चिल्लाया, देखो वह कितनी तेज थी, कितनी मजबूत थी। सोहन शायद अकेला था जो उससे निपट सकता था। वह बहुत शांत और अविश्वसनीय थी। उसे सोहन को बताना पड़ा कि कायरा कितनी अद्भुत और जबरदस्त थी। कायरा करिश्मा चाहे कितनी भी क्रूर क्यों न हो, वह अभी भी रॉबर्ट और आलिया की लाडली बेटी थी। वह थोड़ा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए अपने गाल पर हाथ रखकर वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। कायरा ने आलिया को राउंड हाउस किक से दूर धकेलने के लिए घूमकर देखा। जैसे ही आलिया ने आलिया को धक्का दिया, उसने आलिया को धक्का दे दिया। ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदी होने के कारण वह लात खाने से खुद को नहीं रोक पाती थी, इसलिए वह जमीन से उठ नहीं पाती थी। रॉबर्ट ने एक और हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन आलिया और करिश्मा की पीड़ा ने उसे डर के मारे पीछे की ओर लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। कायरा, तिलक यादव, तुम मेरे साथ घर आओगे, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। कायरा ने अपनी पैंट से धूल झाड़ी और सीधी खड़ी हो गई। मैं बहुत व्यस्त महिला हूँ पापा, अगर आप इतने उत्सुक हैं तो वकील का इंतजार कीजिए। मेरे पास आपके साथ खेलने का समय नहीं है। अलविदा। होठों पर हल्की मुस्कान के साथ वह खुशी खुशी रॉबर्ट के पास से चली गई, जो वहां खड़ा था। उसे रोकने से बहुत डर रहा था। अचानक वह रुक गई, जैसे उसके मन में अचानक कोई विचार आया हो। रॉबर्ट को लगा कि जब वह पलटेगी तो वह उसे फिर से लात मारेगी। हाँ, पापा, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि वसीयत बनाने पर ध्यान देने के बजाय दूसरे शेयरधारकों से दोस्ती करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर उनके शेयर मेरे हाथ में आ गए तो शायद आप चेयरमैन न रहें। रॉबर्ट का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसे कितना अच्छा लगा कि वह पहले की तरह कायरा के चेहरे पर तमाचा मार सके। हालांकि अब वह इतनी मजबूत हो गई थी कि वह ऐसा करने से भी डर रहा था। सिर झुकाकर कायरा मुस्कुराए और होटल में घुस गई। जूलिया अभी अपने कमरे से बाहर निकली ही थी कि उसने कायरा को देखा। उत्साहित होकर वह दौड़ी और कायरा का हाथ पकड़ लिया। कल रात कैसी रही? मुझे पहले ही बता दो, तुम्हारे और परदादा के बीच क्या हुआ? पिछली रात बहुत कुछ हुआ था, लेकिन कायरा का मूड नहीं था, न ही उसके पास जूलिया के साथ गपशप करने का समय था।
अपने कमरे का कार्ड निकालकर उसने दरवाज़ा खोला और अपना लैपटॉप टेबल पर रखने के लिए अंदर चली गई। क्या कल रात तिलक यादव के किसी सदस्य ने तुमसे संपर्क किया था, जूलिया? तिलक यादव का नाम सुनते ही जूलिया ने अचानक अपने सिर पर थप्पड़ मारा। वह इस बारे में कैसे भूल सकती थी? जब मैं कल रात गोल्डन स्प्लेंडर से लौटी तो मैंने तुम्हारे पिताजी को होटल के प्रवेश द्वार पर खड़े देखा। मुझे लगता है कि वह तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे इतना डर था कि वह मुझे देख लेंगे, इसलिए मैं पिछले दरवाजे से अंदर घुस गई। ठीक है, तो कैरा ने एक प्रोग्राम खोला। जल्द ही, जैसे ही वह टाइप कर रही थी, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ रही थीं। बस अपने आप को बचाओ, मुझे डर नहीं है। इस कथन ने जूलिया की आंखों को लाल कर दिया क्योंकि वह महसूस कर रही थी कि कैरा उसकी कितनी परवाह करती है। मैं कल ही तुम्हें इस बारे में कॉल करने वाली थी, लेकिन मुझे डर था कि तुम और परदादा शायद कुछ कर रहे हो। तुम जानते हो, मैं तुम्हें बीच में नहीं रोकना चाहती थी। अंत में, वह अभी भी कायरा की स्थिति के बारे में गपशप करना भूली नहीं थी। कायरा ने उसे एक तरफ से देखा और फिर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। हमें एक जगह खरीदनी है और होटल से बाहर जाना है। अगर तिलक यादव फिर से वापस आए तो ये प्रोडक्शन के लिए खराब प्रचार होगा। द 25th आवर की शूटिंग ने शुरू से ही काफ़ी सनसनी मचा दी थी। पत्रकार अक्सर सेट पर आते जाते रहते थे। होटल वापस जाते समय वे कभी कभी पपराजी से टकरा जाते थे। फिल्मांकन स्थान अपने आप में ठीक था। वे अक्सर अलग अलग स्थानों पर फिल्मांकन के लिए इधर उधर जा रहे थे, इसलिए तिलक यादव वास्तव में यह नहीं जान पाई कि फिल्मांकन के दौरान वे कहाँ हैं। हालांकि होटल अलग था। पपराजी की सिर्फ एक तस्वीर ऑनलाइन बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती थी। जूलिया ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और सिर हिलाया। सच है, लेकिन एक जगह खरीदना आसान नहीं है। हमें उस जगह को फिर से बनाना होगा, उसके बाद ही हम वहां जा पाएंगे। यह मुश्किल होने वाला है। एक मिल गया। जैसे ही जूलिया ने बोलना समाप्त किया, कैरा ने टाइप करना बंद कर दिया और स्क्रीन पर प्रदर्शित नंबर पर कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठाया। उत्सुकता से जूलिया ने स्क्रीन पर नज़र डाली। अंदर ही अंदर वह आश्चर्य से चीख उठी। कैरा 2 बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक बाथरूम वाले अपार्टमेंट की लिस्टिंग देख रही थी जो शहर के बीचों बीच स्थित था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे अभी अभी पुनर्निर्मित किया गया था और आसपास के सबसे अच्छे फर्नीचर से सुसज्जित किया गया था। वे तुरंत वहां जा सकते थे। ये काफ़ी महंगा था, लेकिन ये बिल्कुल वही था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। एजेंट को कॉल करने के बाद कैरा जूलिया को अपार्टमेंट देखने के लिए ले गई। एक बार जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने तुरंत अपार्टमेंट खरीद लिया और उसी दिन सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली। वास्तव में पूरी प्रक्रिया में 3 घंटे से भी कम समय लगा। जूलिया इस बात से बहुत प्रभावित हुई कि कैरा कितनी निर्णायक और प्रभावी थी, क्योंकि उसने देखा कि कैसे एक उदास चेहरे वाली कैरा ने उसके क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया। कैरा बहुत मर्दाना थी। जब सोहन उठा तो उसने वर्धन द्वारा उसके लिए तैयार की गई हर्बल दवा पी ली, तो उसके शरीर से गर्मी गायब हो गई। हालांकि उसके सिर के पिछले हिस्से में दर्द क्यों हुआ? पास में खड़ा वर्धन होटल में जो कुछ हुआ उसके बारे में एक छोटे बच्चे की तरह उत्साह से बड़बड़ा रहा था, हालांकि वह पहले से ही अपने 50 के दशक में था। सोहन, मिस तिलक यादव वह बहुत ही शानदार लड़की है। वह बहुत ही स्मार्ट और अच्छी फाइटर है। मुझे लगता है कि वह अकेली महिला होगी जो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी है। सोहन ने एक हाथ से अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ। जैसे ही उसे एहसास हुआ, वह मुस्कुराया। क्या कैरा ने उस पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसे लगा कि वह उसके साथ कुछ करने वाला है? उसकी हिम्मत बहुत थी। क्या यह अभी भी वही नम्र कैरा थी जिसने सिर्फ पिटाई और चिल्लाने को स्वीकार किया था? सगाई की पार्टी के दौरान तिलक यादव ने सोचा कि कैरा उन्हें केवल इसलिए हरा सकती है क्योंकि उसके पास उस समय होटल से निगरानी फुटेज की एक प्रति थी। हालांकि कैरा ने कुशलतापूर्वक और तेजी से उन पर 2 बार हमला किया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने अपने हमलों में बहुत ताकत नहीं लगाई थी, फिर भी वे एक बार फिर उस पर हमला करने से बहुत डरे हुए थे। रॉबर्ट इतना गुस्से में था कि उसका शरीर कांप रहा था। बहुत बढ़िया, मेरी कितनी अच्छी बेटी है। करिश्मा ने अपनी कलाई पर हाथ रखा और रॉबर्ट के बगल में खड़ी हो गई। पिताजी, हम उसे वापस घर क्यों नहीं लाते और उसे जमीन पर गिरा देते? एक बार कैरा उनके इलाके में आ गई तो वे उसे 3 दिन और रात के लिए बिना भोजन या पानी के बंद कर सकते थे। तब तक कैरा आज्ञाकारी ढंग से उन्हें बता देगी कि वसीयत कहाँ है, भले ही वे उसे प्रताड़ित न करें। रॉबर्ट को लगा कि यह एक व्यवहार्य योजना थी। उसने वैसे भी कैरा के खिलाफ बल का प्रयोग करने की योजना बनाई थी, अन्यथा वह अपनी पत्नी और बेटी को साथ क्यों लाता? करो। तीनों ने कायरा की ओर बढ़ने से पहले एक दूसरे को देखा। कार के अंदर से देखते हुए वर्धन को अपनी पीठ के नीचे एक सिहरन महसूस हुई। तीनों कायरा का अपहरण करने जा रहे थे। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसे सोहन की ओर से कायरा की रक्षा करनी थी। जैसे ही उसने अपनी सीट बेल्ट खोली, उसने अचानक कार के बाहर से तेज धमाके और टक्कर की आवाज़ें सुनी।
ऊपर देखते हुए उसने देखा कि कायरा का पैर हवा में एक घूमती हुई किक में झूल रहा था जिसने बुजुर्ग महिला को हवा में उड़ा दिया। वर्धन सदमे में चिल्लाया, देखो वह कितनी तेज थी, कितनी मजबूत थी। सोहन शायद अकेला था जो उससे निपट सकता था। वह बहुत शांत और अविश्वसनीय थी। उसे सोहन को बताना पड़ा कि कायरा कितनी अद्भुत और शानदार थी। कायरा ने वास्तव में रॉबर्ट को इतनी जोर से नहीं मारा था। आखिरकार वह उसका पिता था, इसलिए उसने करिश्मा को बाएं हुक से नीचे गिराने से पहले उसे केवल धक्का दिया। करिश्मा चाहे जितनी भी क्रूर क्यों न हो, वह अभी भी एक बेटी थी जिसे रॉबर्ट और आलिया ने बिगाड़ा था। वह थोड़ा सा भी दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए अपने गाल पर हाथ रखकर वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। कैरा ने गोल गोल किक मारकर आलिया को दूर फेंक दिया। जैसे ही आलिया ने उसे नीचे गिराया, आलिया ने उसे नीचे गिरा दिया। ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदी होने के कारण वह लात खाने से खुद को नहीं रोक पाती थी, इसलिए वह जमीन से उठ नहीं पाती थी। रॉबर्ट ने एक और हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन आलिया और करिश्मा की पीड़ा ने उसे डर के मारे पीछे की ओर लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। कायरा तिलक यादव, तुम मेरे साथ घर आओगे, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। कायरा ने अपनी पैंट से धूल झाड़ी और सीधी खड़ी हो गई। मैं बहुत व्यस्त महिला हूँ पापा, अगर आप इतने उत्सुक हैं तो वकील का इंतजार कीजिए। मेरे पास आपके साथ खेलने का समय नहीं है। अलविदा। होठों पर हल्की मुस्कान के साथ वह खुशी खुशी रॉबर्ट के पास से चली गई, जो वहां खड़ा था, उसे रोकने से बहुत डर रहा था। अचानक वह रुक गई, जैसे उसके मन में अचानक कोई विचार आया हो। रॉबर्ट को लगा कि जब वह पलटेगी तो वह उसे फिर से लात मारेगी। हाँ, पापा आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि वसीयत बनाने पर ध्यान देने के बजाय दूसरे शेयरधारकों से दोस्ती करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर उनके शेयर मेरे हाथ में आ गए तो शायद आप चेयरमैन न रहें। रॉबर्ट का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसे कितना अच्छा लगा कि वह पहले की तरह कायरा के चेहरे पर तमाचा मार सके। हालांकि अब वह इतनी मजबूत हो गई थी कि वह ऐसा करने से भी डर रहा था। सिर झुकाकर कायरा मुस्कुराए और होटल में घुस गई। जूलिया अभी अपने कमरे से बाहर निकली ही थी कि उसने कायरा को देखा। उत्साहित होकर वह दौड़ी और कायरा का हाथ पकड़ लिया। कल रात कैसी रही? मुझे पहले ही बता दो, तुम्हारे और परदादा के बीच क्या हुआ? पिछली रात बहुत कुछ हुआ था, लेकिन कायरा का मूड नहीं था, न ही उसके पास जूलिया के साथ गपशप करने का समय था। अपने कमरे का कार्ड निकालकर उसने दरवाज़ा खोला और अपना लैपटॉप टेबल पर रखने के लिए अंदर चली गई। क्या कल रात तिलक यादव के किसी सदस्य ने तुमसे संपर्क किया था, जूलिया? तिलक यादव का नाम सुनते ही जूलिया ने अचानक अपने सिर पर थप्पड़ मारा। वह ये कैसे भूल सकती थी? जब मैं कल रात गोल्डन स्प्लेंडर से लौटी तो मैंने तुम्हारे पिताजी को होटल के प्रवेश द्वार पर खड़े देखा। मुझे लगता है कि वे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे इतना डर था कि वे मुझे देख लेंगे, इसलिए मैं पिछले दरवाजे से अंदर घुस गई। ठीक है, तो कैरा ने एक प्रोग्राम खोला। जल्द ही टाइप करते समय उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ने लगीं। बस अपनी सुरक्षा करो, मुझे किसी और चीज़ से डर नहीं है। इस कथन से जूलिया की आंखें लाल हो गईं क्योंकि वह कैरा की इस बात से बहुत प्रभावित हुई थी। उसकी परवाह करता था। मैं कल तुम्हें इसके बारे में कॉल करने वाला था, लेकिन मुझे डर था कि तुम और परदादा शायद कुछ कर रहे हो। तुम जानते हो, मैं तुम्हें बीच में नहीं रोकना चाहता था। अंत में वह अभी भी कायरा की स्थिति के बारे में गपशप करना भूली नहीं थी। कायरा ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर वापस ध्यान केंद्रित करने से पहले उसे एक तरफ से देखा। हमें एक जगह खरीदने और होटल से बाहर जाने की ज़रूरत है। अगर तिलक यादव फिर से वापस आए तो ये प्रोडक्शन के लिए खराब प्रचार होगा। द 25th आवर की फिल्मिंग ने शुरू से ही काफ़ी सनसनी मचा दी थी। पत्रकार अक्सर सेट पर आते थे। होटल वापस जाते समय वे कभी कभी पपराजी से टकरा जाते थे। फिल्मांकन स्थान अपने आप में ठीक था। वे अक्सर अलग अलग स्थानों पर फिल्मांकन के लिए घूमते रहते थे, इसलिए तिलक यादव वास्तव में यह नहीं जान पाते थे कि फिल्मांकन के दौरान वे कहाँ हैं। हालांकि होटल अलग था। पपराजी की सिर्फ एक तस्वीर ऑनलाइन काफ़ी हंगामा मचा सकती थी। जूलिया ने अपनी ठोड़ी को सहलाया और सिर हिलाया। सच है, लेकिन एक जगह खरीदना आसान नहीं है। हमें वहां जाने से पहले उस जगह का नवीनीकरण करना होगा। यह मुश्किल होने वाला है। एक मिल गया। जैसे ही जूलिया ने बोलना समाप्त किया, कैरा ने टाइप करना बंद कर दिया और स्क्रीन पर प्रदर्शित नंबर पर कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठाया। उत्सुकता से जूलिया ने स्क्रीन पर नज़र डाली। अंदर ही अंदर उसने आश्चर्य से चीख मारी। कैरा 2 बेडरूम, 1 लिविंग रूम, 1 बाथरूम वाले अपार्टमेंट की लिस्टिंग देख रही थी जो शहर के बीचों बीच स्थित था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे अभी अभी नवीनीकृत किया गया था और आसपास के सबसे अच्छे फर्नीचर से सुसज्जित किया गया था। वे तुरंत वहां जा सकते थे। ये काफ़ी महंगा था, लेकिन ये बिल्कुल वही था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। एजेंट को कॉल करने के बाद कैरा जूलिया को अपार्टमेंट देखने के लिए ले गई।
एक बार जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने तुरंत अपार्टमेंट खरीद लिया और उसी दिन सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली। वास्तव में पूरी प्रक्रिया में 3 घंटे से भी कम समय लगा। जूलिया इस बात से बहुत प्रभावित हुई कि कैरा कितनी निर्णायक और प्रभावी थी, क्योंकि उसने देखा कि कैसे एक उदास चेहरे वाली कैरा ने उसके क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया। कैरा बहुत मर्दाना थी। जब सोहन उठा तो उसने वर्धन द्वारा उसके लिए तैयार की गई हर्बल दवा पी ली, तो उसके शरीर से गर्मी गायब हो गई। हालांकि उसके सिर के पिछले हिस्से में दर्द क्यों हुआ? पास में खड़ा वर्धन होटल में जो कुछ हुआ उसके बारे में एक छोटे बच्चे की तरह उत्साह से बड़बड़ा रहा था, हालांकि वह पहले से ही अपने 50 के दशक में था। सोहन, मिस तिलक यादव वह बहुत ही शानदार लड़की है। वह बहुत ही स्मार्ट और अच्छी फाइटर है। मुझे लगता है कि वह अकेली महिला होगी जो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी है। सोहन ने एक हाथ से अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ। जैसे ही उसे एहसास हुआ वह मुस्कुराया। क्या कैरा ने उस पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसे लगा कि वह उसके साथ कुछ करने वाला है? उसकी हिम्मत बहुत थी। तभी विक्रम दौड़कर अंदर आया। वर्धन को अभिवादन में सिर हिलाने के बाद वह सम्मानपूर्वक रिपोर्ट करने के लिए बिस्तर के बगल में खड़ा हो गया। मिस्टर सोहन, हमें अभी खबर मिली है कि मिस तिलक यादव ने मूनलाइट बे में 3 मिलियन में 2 कमरे, एक स्नानघर का अपार्टमेंट खरीदा है। 3.8 मिलियन। सोहन ये सुनकर खुश नहीं हुआ। कायरा ने उसके लिए दावत के तौर पर रखे गए भोजन पर केवल $38 खर्च किए थे, फिर भी उसने एक अपार्टमेंट के लिए 3.8 मिलियन का भुगतान करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। संख्याएं इतनी हास्यास्पद रूप से अलग थीं। उसे लगा कि उसके अंदर कुछ उमड़ रहा है। वह ईर्ष्यालु था। उसे लगा जैसे कायरा के लिए वह केवल $38 के लायक है। विक्रम। जब उसने दांत पीसकर विक्रम का नाम थूका तो विक्रम उछल पड़ा। उसकी पीठ छड़ की तरह सीधी थी जब उसने जवाब दिया, ये कदम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं था जो केवल पड़ोसी बनना चाहता हो। सोहन स्पष्ट रूप से कायरा को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई और उसके करीब न आ सके। जब सब कुछ करने की बात आई तो सोहन अभी भी राजा था। विक्रम हिचकिचाया। श्री सोहन, हालांकि इमारत काफ़ी नई है, कम से कम इमारत का 60% हिस्सा अधिभोग में है। यदि हम इमारत में हर इकाई खरीद लेते हैं तो हम शायद। क्या कोई समस्या है? सोहन ने विक्रम को घूरते हुए पूछा। वेटर ने घबराहट में अपने हाथ हिलाए और अपना सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अभी इस पर काम करूंगा। विक्रम के चले जाने के बाद सोहन ने वर्धन को निर्देश दिया, तिलक यादव के बारे में देखो, खासकर कायरा की मां के बारे में। वर्धन को लगा कि उसकी पलकें जोर से फड़क रही हैं। क्या सोहन ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई भी कायरा तक न पहुंच सके उसके जीवन के हर इंच को खंगालने जा रहा था? ऐसा क्यों लग रहा था कि सोहन ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि कायरा के बारे में सब कुछ, चाहे वह खुद हो या उसके आसपास के लोग, उसके नियंत्रण में हो? टीएस पुरुष अपनी अधिकार भावना से डरावने होते हैं। जब सोहन ने वर्धन की आंखों में आश्चर्य देखा तो वह भौंचक्का रह गया। पदानुक्रम और पीढ़ियों की परवाह किए बिना वर्धन अभी भी उससे उम्र में बड़ा था, इसलिए वह वर्धन के प्रति अधिक सहिष्णु था। उसकी मां की जांच करो क्योंकि मुझे उसकी पहचान पर संदेह है। आखिरकार खून पानी से गाढ़ा होता है। रॉबर्ट उसके साथ एक अच्छे पिता की तरह व्यवहार नहीं करता है, सोहन ने समझाया। 4 साल पहले जो हुआ वह बेहद धूर्त और क्रूर था। भले ही रॉबर्ट कायरा से प्यार नहीं करता था, फिर भी वह इतना अमीर और शक्तिशाली था कि उसे अपनी बेटी को बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा अगर वसीयत में वास्तव में आधे शेयर कायरा के होने थे तो रॉबर्ट चेयरमैन बने रह सकते थे, अगर वह उसके साथ कुछ हद तक अच्छा व्यवहार करते ताकि वह उन शेयरों को विरासत में लेने के बाद उनका समर्थन करे। दुर्भाग्य से रॉबर्ट ने शीर्ष पर अकेले रहने पर जोर दिया और अपनी लापरवाही के कारण कायरा के साथ स्थिति को इस तरह से बदल दिया। वर्धन ने समझ में सिर हिलाया। बहुत अच्छा मिस्टर सोहन, मुझे पता है कि क्या करना है। कायरा से हारने के बाद तिलक यादव खुश नहीं थे। घर पहुंचते ही वे सभी उसे गालियां देने लगे। वह उस हाथ को कैसे काट सकती है जिसने उसे खिलाया है? हमने उसे 23 साल तक खिलाया और आश्रय दिया है। कितनी कृतघ्नता है। करिश्मा ने एक पतले कपड़े में लपेटा हुआ आइस पैक अपने चोटिल गाल पर लगाया, जबकि उसकी आंखें इस बात से फटी हुई थीं कि वह कितनी कड़ी नज़र से देख रही थी। माँ, हम उसे ऐसे ही रहने नहीं दे सकते। आपको अंकल से कहना होगा कि वह उसे हमारे लिए सजा दें। आलिया का एक बड़ा भाई था जो एक ठग था। जब आलिया रॉबर्ट के साथ मिली थी तब उसने खदान खरीदी थी। रॉबर्ट के संपर्कों से उसका भाई हर साल काफ़ी मुनाफा कमाता था, इसलिए अब वह भी अमीर हो गया था। कायरा को देखकर शिवा के चेहरे पर कोई हलचल तक नहीं हुई। सिर ऊंचा करके उसने ऊंची आवाज में पूछा, तुम मेरे परिवार के शेयर मुझे कब लौटा सकती हो कायरा? उसने बात को घुमा फिराकर नहीं कहा। यह स्पष्ट था कि वह इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहता था, लेकिन कायरा के पास आज बहुत समय था, इसलिए उसने उसे अपनी मर्जी से काम करने नहीं दिया। उसने पूछा, तुम्हें ये जगह कैसे मिली? शिवा ने गर्व से सीना फुला लिया। यह जमीन मोर्गन्स की है।
यह कोई आश्चर्य नहीं था कि रॉबर्ट जानता था कि वह कहाँ रहती थी। प्रोडक्शन टीम हमेशा प्रभारी लोगों को बताती थी कि वे अगली बार कहाँ फिल्मांकन करने वाले हैं। चूंकि उसकी सबसे प्यारी जूनियर ने कायरा को सीएस लॉरेंस के रूप में उजागर करते हुए वायरल कर दिया था, शिवा को ये पता होने की क्षमता में कुछ भी अजीब नहीं था कि वह कहाँ है। फिर अपनी पीठ के पीछे हाथ रखते हुए कायरा ने उसके अहंकार की नकल की और पूछा, आप करिश्मा के साथ दूसरी सगाई पार्टी कब होस्ट कर रहे हैं? तब मैं आप दोनों के लिए एक बढ़िया उपहार तैयार रखूंगी। एक बढ़िया उपहार? पिछली सगाई पार्टी के लिए उसके उपहार ने तिलक यादव परिवार को पूरी तरह से अपमानित किया था। फिर भी उसके मन में एक और उपहार था। क्लोम शिवा लगभग अपनी ही लार से घुट गया। कायरा की जीभ हाल ही में तीखी हो गई थी, जिससे उसे निपटना एक मुश्किल महिला बन गई थी। विषय मत बदलो कायरा, मैं तुमसे एक बार और पूछूंगी, तुम मुझे शेयर कब लौटाओगे? क्या तुम पागल हो? कायरा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में चमक के साथ मनोरंजन दिखाई दिया। मैंने आखिरकार मॉर्गन समूह के शेयरों पर अपना हाथ रख ही दिया क्या? शिवा यहाँ उसकी टांग खींचने आया था। उस मामले में तुम्हारे प्यारे परदादा मेरे साथी हैं, है न? हमने तुम्हारे परिवार के शेयर चुराए हैं, है न? तुम? कायरा बहुत नीच थी। वह जानती थी कि वह सोहन से डरता था, इसलिए उसने उसे धमकाने के लिए सोहन का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उसके बगल में लटकते हुए उसका दाहिना हाथ एक सख्त मुट्ठी में मुड़ा हुआ था। मैं अभी बहुत विनम्र हो रहा हूँ कायरा, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। कायरा ने अब उससे बात करने में रुचि खो दी थी और उसने अपनी आंखें घुमाईं और उसे अनदेखा कर दिया और चली गई। शिवा उसके पीछे गया और कायरा को जबरदस्ती पकड़ लिया। हाथ, तुम कहती हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम अभी भी मेरी पत्नी बनने का सपना देख रही हो, है न? वरना तुम इस मामले में मुझसे क्यों चिपकी रहोगी? तुम्हें पता है कि अगर तुम मुझे परेशान करती रहोगी तो मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी, है न? मुझे तुम सिर्फ घिनौनी लगती हो। कायरा ने तेजी से पलकें झपकाईं। शिवा बहुत मजाकिया लेकिन क्रोधित करने वाला था। हंसी और आंसू के बीच फंसी उसने आखिरकार कहा, तुम्हें अस्पताल में जांच करवानी चाहिए शिवा। तुम वाकई पागल हो, तुम तो भ्रम में भी हो। शिवा ने उसे घूर कर देखा और जिद करते हुए पूछा, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि कह सको कि तुम सिर्फ मुश्किलें मोल नहीं ले रहे हो? कायरा अवाक रह गई। आखिरकार तर्क सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति के साथ ही काम करता है। किसी भी तरह का तर्क एक पागल आदमी को समझ नहीं सकता। उसने अपनी बांह पर जकड़े शिवा के हाथ को देखा और उदास होकर कहा, चलो। शिवा को हमेशा से ही उसके पूरे जीवन में चुने हुए व्यक्ति के रूप में देखा गया था। अपने अहंकार के साथ वह कभी भी कायरा के पास नहीं जाता अगर उसे एक कोने में नहीं धकेला जाता, क्योंकि उसके परिवार ने उसे अब एक पैसा भी देने से इनकार कर दिया था। जिद के कारण उसने कायरा के कहने पर उसे छोड़ने की बजाय उसकी बांह पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कायरा की आंखों में एक अंधेरा चमक उठा। अपनी सांस बर्बाद करने को तैयार नहीं थी। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और अपनी बांह पर हाथ के अंगूठे को पकड़ लिया। एक कठोर मोड़ में उसने इसे इतनी ताकत से वापस खींच लिया कि शिवा तुरंत दर्द में चिल्लाया, आउच, ये दर्द कर रहा है, मुझे छोड़ दो कायरा, छोड़ दो। कायरा ने ठंडे स्वर में उपहास किया जब उसने देखा कि वह दर्द को सहन करने में कितना बुरा था। ये पूरी तरह हास्यास्पद था कि कमजोर होने के बावजूद उसके पास उसे चुनौती देने का साहस था। जिस क्षण उसने छोड़ा, शिवा अपने अंगूठे को अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए जमीन पर लॉर्ड मॉर्गन के वारिस के रूप में। शिवा सिल्वर्टन में एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था जो चाहे कर सकता था। किसी ने भी उसके चेहरे पर उसे स्पष्ट रूप से डांटने की हिम्मत नहीं की, अकेले उस पर हमला करने की बात तो दूर की है। कैरा पहली थी। कैरा ने अपने हाथों को पीछे करके दूर जाने से पहले उपहास किया और उपहास किया। हालांकि उस एक उपहास ने शिवा को चौंका दिया। कैरा के बारे में उनकी धारणा वह एक कमज़ोर महिला थी जो कभी भी दूसरों के उसके ऊपर चलने का विरोध नहीं करती थी। वह हमेशा उनके आसपास इतनी सतर्क रहती मानो वह कुछ भी ऐसा करने से डरती हो जिससे उन्हें परेशानी हो। उसने उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट देखी थी वह अत्यधिक आत्मविश्वास और घृणा के साथ मिश्रित दुष्ट शरारत की निशानी थी। वह बिल्कुल एक मोहक शैतान की तरह लग रही थी। उपहास कितना भी भयावह क्यों न हो, वह इतनी लुभावनी रूप से सुंदर थी कि वह उस पर फिदा हो गया। कायरा के जाने के काफ़ी समय बाद शिवा को आखिरकार होश आया। उसने अचानक अपने सीने को एक हाथ से पकड़ लिया। जो उसने महसूस किया उससे डर गया। लानत है, क्या अभी उसका दिल धड़क रहा था? कुछ लंबे मिनटों के बाद वह आखिरकार घटनाओं के भयानक मोड़ से उबर गया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह कायरा जैसी महिला को कभी पसंद कर सके। फ़ोन कान पर लगाते हुए उसने सुना कि करिश्मा उसे फ़ोन पर बुला रही थी। शिवा, उसकी पुकार की मीठी आवाज़ ने उसके पूरे शरीर में खुशी से झुनझुनी पैदा कर दी। यह उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था। उसे जिस तरह की महिलाएं पसंद थीं वे करिश्मा जैसे अमीर घरानों की प्यारी लड़कियां होनी चाहिए। क्या तुम्हें मेरी याद आई करिश्मा? करिश्मा शर्माते हुए हंसी। मैं अभी शॉपिंग कर रही हूं और मैंने देखा कि लिमिटेड एडिशन चैनल ड्रेस फिर से स्टॉक में है। तुमने कहा था कि तुम इसे मेरे लिए खरीदने जा रही हो।
सच, उपन्यास नाटक। हालांकि शिवा के पास इस समय केवल $100 से थोड़ा अधिक पैसा था। वह चैनल से कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं खरीद सकता था, लिमिटेड एडिशन ड्रेस की तो बात ही छोड़िए। उसका चेहरा तेजी से लाल हो गया। करिश्मा, तुम जानती हो कि मैं। शिवा ने पागलों की तरह चिल्लाया। फिर उसने बगल की ओर देखा। जब उसने किसी को अपने पास से गुजरते देखा तो उसने जल्दी से अपनी आवाज़ कम कर ली। मेरी माँ कुछ दिनों में घर आ जाएगी। चिंता मत करो, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैं तब तुम्हारे लिए इसे खरीदूंगी। करिश्मा की आवाज़ तुरंत नर्म हो गई। मुझे बस इतना पता है कि तुम सबसे अच्छे हो। ओह ठीक है, अगर तुम्हारी माँ कुछ दिनों में घर आ रही है तो क्यों ना मैं आज रात तुम्हारे घर पर रहूं। हम साथ में कोई फिल्म देख सकते हैं। शिवा एक लाड़ प्यार से पाला गया अमीर लड़का था जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी घर का एक भी काम नहीं किया था या रसोई में पैर नहीं रखा था। चूंकि नौकर नहीं जा रहे थे उसके लिए खाना बनाने के लिए और वह बहुत गरीब था और टेक अवे ऑर्डर करने में असमर्थ था, उसने इंस्टेंट नूडल्स का एक कार्टन खरीदा। वो नूडल्स वो थे जो उसने हर खाने में खाए। करिश्मा ने इंस्टेंट नूडल्स खाने से मना कर दिया। उन नूडल्स की महक से ही उसे कलंकित महसूस हुआ। ओह मेरी प्यारी करिश्मा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। जैसे ही करिश्मा दरवाजे से अंदर आई, शिवा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर वह उत्सुकता से उसे सीढ़ियों से ऊपर ले गया। 30 मिनट बाद करिश्मा को अपनी बाहों में भरकर शिवा ने उनके भविष्य के लिए साहसिक वादे किए। एक बार माँ वापस आ जाए तो मैं उनसे हमारे लिए एक और सगाई की पार्टी रखवाऊंगा। करिश्मा, हम सगाई करेंगे और फिर अगले साल की शुरुआत में शादी करेंगे। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। शिवा ने जो कहा उससे वह खुशी से मुस्कुरा उठी। वह चाहती थी कि ग्रीक द्वीप पर शादी कल ही हो जाए। उसने अपना सिर उठाया और शिवा के गाल पर चूमा और फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करती हूँ शिवा। मेरा सपना हमेशा से तुम्हारी दुल्हन बनने का रहा है। एक बार तुम्हारी माँ वापस आ जाए तो उससे बात करो ताकि हम जल्द से जल्द शादी कर सकें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जब उसने ये वादे किए तो वह बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। अब जब वह वादों के बारे में पूछ रही थी तो इसका मतलब था कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। क्या? करिश्मा तुरंत गुस्सा हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम पर मेरा एहसान हो? शिवा ने संकोच करते हुए भौहें सिकोड़ी। जब उसने देखा कि करिश्मा कितनी असंतुष्ट थी तो उसके पास केवल यही विकल्प था कि वह उसे समझाए कि उसका क्या मतलब है। करिश्मा, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि जब तक मैं कैरा के स्वामित्व वाले शेयर वापस पा सकती हूँ वे मुझे जितना चाहें उतना पैसा देंगे और मेरे भविष्य के कार्यों पर आंख मूंद लेंगे। कैरा, नाम सुनते ही करिश्मा का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। क्या वे चाहते हैं कि तुम कायरा से शादी करो? क्या तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारी पत्नी के रूप में पाकर खुश नहीं है? नहीं, शिवा ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह हमारी कंपनी के 10% शेयरों की मालिक है। उन शेयरों के साथ कायरा मॉर्गन समूह के शेयरधारक बैठकों में हमेशा उनकी आवाज़ और शक्ति होगी। कंपनी मॉर्गन्स की है, इसलिए उन्हें इसमें हस्तक्षेप करने की क्षमता क्यों होनी चाहिए? निराश होकर करिश्मा ने मुंह बनाया। तुमने उनसे मांगा था। मैंने मांगा था लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। अचानक करिश्मा के दिमाग में एक विचार आया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से शिवा से कहा, क्या तुमने उससे होटल में बात की थी या? स्वाभाविक रूप से, मैं फिल्मांकन स्टूडियो गई थी। उत्पादन टीम वर्तमान में मेरे परिवार के स्टूडियो का उपयोग कर रही है। हाँ, तुम कमाल हो शिवा। करिश्मा उत्साह से शिवा की बाहों से बाहर निकली और अपने कपड़े पहनने से पहले खुशी में उसे चूम लिया। अब मुझे स्टूडियो का पता दो शिवा। फिल्मांकन में पहले ही कई दिनों की देरी हो चुकी थी। शेड्यूल को पूरा करने के लिए श्री स्मिथ ने सुजैन के फिल्मांकन में शामिल होने के पहले दिन सभी को देर रात तक काम करने को कहा। वे सुबह 4 बजे सो जाते और अगली सुबह 8 बजे काम शुरू करते। थोड़ी और नींद लेने के लिए कलाकारों और क्रू ने होटल वापस जाने के बजाय स्लीपिंग बैग में सेट पर सोने का फैसला किया। अगला दिन भी ऐसा ही था। बहुत देर से काम बंद हुआ और अगले दिन बहुत जल्दी काम शुरू हुआ। कैरा ने पूरे 4 दिनों तक अपने शेड्यूल का पालन किया। 5वें दिन श्री स्मिथ इतने दयालु थे कि उन्होंने उन्हें रात 10 बजे आराम करने के लिए वापस जाने दिया क्योंकि सभी लोग अपनी सीमा पर लग रहे थे। हे भगवान, मैं थक गया हूँ। मुझे लगता है कि मैं टूट जाऊंगा। जूलिया कार में बैठते ही यात्री सीट पर एक हड्डी रहित ढेर में गिर गई। वह 1 इंच भी हिलना नहीं चाहती थी। कैरा ने जूलिया के लिए सीट बेल्ट बांधी और फिर खुद को सीट बेल्ट पहनाया। आखिरकार उसने कार स्टार्ट की। कैरा ने अभी गाड़ी चलाना शुरू ही किया था कि उसने अपनी कार के ठीक पीछे सफ़ेद वैन को देखा। उसके लाल होंठ एक मुस्कान में बदल गए। अपनी बाईं कोहनी को कार की खिड़की पर टिकाए हुए ताकि वह अपना सिर अपने बाएं हाथ पर रख सके, वह अब केवल एक हाथ से कार को नियंत्रित कर रही थी। उसने अचानक गति बढ़ा दी जिससे उसके पीछे वाली वैन भी तेज हो गई। पूरी सड़क पर दौड़ने के बाद उसने अचानक गति धीमी कर दी जिससे वैन भी वही करने को मजबूर हो गई।
कैरा के दिमाग की कोशिकाएं चाहे कितनी भी कम काम कर रही हों, उसे पक्का पता था कि वैन उसका पीछा कर रही थी। उसने जूलिया की ओर देखा जो पहले ही सो चुकी थी। अपने दाहिने हाथ से उसने तेजी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया। उसकी कार चीते की तरह सड़क पर तेजी से आगे बढ़ी और उसके आगे की सभी कारों को पीछे छोड़ दिया। फिर भी उसने अपनी गति धीमी नहीं की। जब भी मौका मिलता वह ट्रैफिक के बीच से निकल जाती और रास्ता बदल लेती। उसके पीछे वैन में बैठे लोग चौंक गए। गोली चलाओ। यात्री सीट पर एक आदमी बैठा था जिसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उसका जबड़ा ज़मीन पर गिर गया था। अरे, मैं कार पर नज़र नहीं रख पाया। क्या किसी ने देखा कि वह कहाँ गई? कार के पीछे बैठे 4 लोगों ने अपने सिर हिलाए और उनके चेहरे पर भी वही हैरानी थी। बिल्कुल नहीं, आरोन, ड्राइवर कांपते हुए उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है वह व्यक्ति सिर्फ एक महिला है? सिल्वर्टन में ये ड्राइविंग कौशल नहीं पाए जा सकते थे। वह ऐसे गाड़ी चलाती थी जैसे यह उसके लिए एक खेल हो। चाहे उसके आगे कितनी भी कारें हों या कितनी भी कारें उसे ओवरटेक करना चाहती हों, वह बस अपनी मर्जी से गाड़ी चलाती थी, जितनी चाहे उतनी कारों को ओवरटेक करती थी। वह ट्रैफिक में से गुजरते हुए बिना रुके कई बार लेन बदलती थी। ये डरावना था। एरॉन कैंपबेल करिश्मा का चचेरा भाई और आलिया के बड़े भाई का बेटा था। आलिया ने शुरू में आरोन के पिता से कैरा को संभालने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक युवा महिला का अपहरण इतना मामूली था कि उन्होंने आरोन को कार्यभार संभालने और अपनी योग्यता साबित करने की अनुमति दी। उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि उन्हें फिल्म स्टूडियो के बाहर पूरे 5 दिन तक इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अंत में कलाकारों और क्रू को घर जाने की अनुमति दी गई। वह कैरा की कार का कुछ ब्लॉक तक ही पीछा कर पाया था, इससे पहले कि वह उसे पूरी तरह से खो देता। आरोन ने गुस्से में ड्राइवर के सिर पर तमाचा मारा। सिर्फ इसलिए रोना बंद करो क्योंकि एलएलसी, तुम उतने अच्छे नहीं हो। बकबक बंद करो और हमसे आगे की कारों को पहले ही ओवरटेक कर लो। अब कैरा को ढूंढो। ड्राइवर घबराहट से रोने के करीब था। मैं यह नहीं कर सकता, आरोन। इस बीच वैन को अपनी पूंछ से आसानी से झटकने के बाद कैरा ने घृणा से मुस्कुराया। जल्द ही वह अपने अपार्टमेंट की पार्किंग में पहुंच गई। हम घर आ गए हैं, जूलिया। जूलिया जूलिया पूरे समय सो रही थी। उसे नहीं पता था कि घर की सवारी कितनी कष्टदायक थी। उसने अपनी आंखें रगड़ते हुए खुद को बेल्ट खोली। जब वह पलटी तो वह चौंक कर चिल्लाई, कैरा, देखो। यह क्या हो गया? कैरा ने उस दिशा में देखा जिस ओर वह इशारा कर रही थी। यह इसलिए था क्योंकि पूरे पार्किंग लॉट में एक भी कार खड़ी नहीं थी। कैरा ने वास्तव में ये तब देखा था जब वह पार्किंग लॉट में गई थी। नोवल ड्रमर जिस दिन वे वहां आए उस दिन हर बे में कोई नहीं था। उसे याद आया कि कम से कम 60% लोगों की कार बे में खड़ी थी। हालांकि अब उनकी कार को छोड़कर पूरा पार्किंग लॉट खाली था। जूलिया ने घूमकर घबराहट में कायरा की बांह पकड़ ली और कांपती आवाज में पूछा, सी कायरा, क्या तुम गलत पार्किंग में चली गईं? नहीं, कायरा को इस बात का पूरा यकीन था। जूलिया इतनी डरी हुई थी कि वह तुरंत कायरा की बाहों में समा गई। अगर वे अभी भी कार में नहीं होते तो वह कायरा की बाहों में कूद जाती। ये भूता है, कायरा, मुझे लगता है कि हम कुछ भूतों के जाल में फंस गए हैं। मुझे डर लग रहा है। कायरा ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाए और नर्म, आश्वस्त करने वाले लहजे में कहा, हम नहीं हैं, जूलिया। तुम्हें बस डरावनी फिल्में देखना बंद करने की जरूरत है। अगर तुम वाकई इतनी डरी हुई हो तो बाद में जब हम बाहर निकले तो मुझे पकड़ लेना। हम ठीक रहेंगे। मैं किसी को भी तुम पर हमला करने से रोकूंगी। हम ठीक हो जाएंगे। कायरा ने उसे दूर धकेला, फिर कार का दरवाज़ा खोलने के लिए मुड़ी। बाहर निकलने के बाद वह जूलिया को हाथ हिलाने से पहले कार के चारों ओर घूमी। बाहर आओ, देखो, मैं ठीक हूँ। जूलिया ने जोर से सांस ली और सावधानी से दरवाज़ा खोला। जब कुछ मिनटों तक अपना सिर बाहर निकालने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो वह भी कार से बाहर कूद गई और कायरा की बांह को कसकर पकड़ लिया। वह बिल्कुल एक दयनीय और असहाय लड़की की तरह दिख रही थी जो कायरा के बगल में बैठी हुई थी। कायरा वास्तव में बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। फिर भी वह उत्सुक थी। आज पार्किंग में कोई कार क्यों नहीं थी? ठंडी हवा का एक झोंका अचानक उनके पास से गुजरा। जूलिया इतनी डरी हुई थी कि वह तुरंत चीख पड़ी और कायरा की बांह को छोड़कर सीधे लिफ्ट की ओर भागी, पूरे समय चिल्लाती रही। कायरा ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और उसके पीछे भागी। भूत असली नहीं होते, जूलिया। मैं यह नहीं सुनना चाहती। मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। जूलिया, मैं यहाँ हूँ। डरो मत। घर पहुँचने के बाद ही जूलिया का दिल धड़कना बंद हुआ। वह बालकनी में चली गई और पर्दे खोल दिए। जब उसने देखा कि पूरे इलाके में एक भी लाइट नहीं जल रही है तो उसके पैर डर से जेली की तरह हो गए और वह ज़मीन पर गिर गई। अभी रात के सिर्फ 10:30 बजे हैं, लेकिन मुझे हमारे इलाके में एक भी लाइट जलती हुई नहीं दिख रही है। ये जगह भूतिया है। वह रो पड़ी। कैरा भूतों में विश्वास नहीं करती थी। अगर भूत होते भी हैं तो वे सिर्फ इंसान के दिमाग में ही होते हैं। उसने अपना फ़ोन निकाला और मैनेजमेंट को फ़ोन किया। फिर उसने खास तौर पर कॉल को स्पीकर पर रखा।
अध्याय 40। मेरे बॉस ने आपकी यूनिट को छोड़कर हर यूनिट खरीद ली। 30% तक की छूट। फोन से आने वाली डायल टोन ने जूलिया को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। नहीं नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। जैसे ही उसने ये कहा, एक आदमी की गहरी आवाज ने कॉल का जवाब दिया। हेलो, यह मूनलाइट बे का प्रबंधन कार्यालय है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, कृपया। जूलिया ने एक गहरी सांस ली, अपने पैरों पर रेंगती हुई, और कायरा के पास बैठ गई। कायरा ने उस आदमी को जवाब देने से पहले उसकी ओर देखा। कुछ खास नहीं, मैं पूछना चाहती थी कि पार्किंग में कोई कार क्यों नहीं थी। अभी तो केवल रात के 10:30 बजे हैं, फिर भी इलाके में किसी और के घर की लाइटें नहीं जल रही हैं। उस बारे में, आदमी ने अपना गला साफ करते हुए आत्मविश्वास से जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि इलाके की हर यूनिट, आपके अलावा, मेरे बॉस ने खरीद ली है। क्या? जूलिया चौंक गई। आपके नियोक्ता ने हमारी यूनिट को छोड़कर हर यूनिट खरीद ली। स्टूडियो में बिताए गए 5 छोटे दिनों में इलाके की हर दूसरी यूनिट खरीद ली गई थी। इस आदमी का मालिक असाधारण रूप से अमीर होना चाहिए। कैरा को आहें भरने जैसा महसूस हुआ। क्या उसके बाद कोई भी यहाँ नहीं आया? जूलिया गुस्से में अपने पैरों पर खड़ी हो गई। क्या तुम्हारा मालिक पागल है? उसने इस जगह को खाली रखने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया? ये पूरी जगह इतनी खाली और बेजान है कि हमें लगा कि यह भूतहा है। अगर मुझे दिल का दौरा पड़ गया तो क्या होगा? तुम्हारा मालिक मुझे इसके लिए कैसे मुआवजा देगा? कैरा ने जल्दी से जूलिया के मुंह पर हाथ रख दिया। मुझे माफ़ करें, मेरे दोस्त को अभी अभी डर लगा है और वह अभी भी एड्रेनालाइन पर चल रहा है। उसके बाद उस आदमी ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नज़र के साथ फ़ोन रख दिया। वह कार्यालय से बाहर निकलकर पड़ोस के रास्ते पर चला गया। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को बने हुए कुछ समय ही हुआ था, इसलिए पूरी जगह अभी भी नई और मानवता से अछूती लग रही थी। डेवलपर ने रास्तों के किनारे ऊंचे छायादार पेड़ और छोटी झाड़ियों के साथ भूनिर्माण पर भी अच्छा काम किया था। हर 20 गज पर एक स्ट्रीट लैंप भी रखा गया था। सामान्य तौर पर ये ठीक होता। हालांकि जब वह खाली रास्ते पर अकेला चल रहा था, तो उसने पाया कि किसी अजीब कारण से उसका दिल चिंता से कांप रहा था। सच कहो, यहाँ अकेले चलना काफी डरावना है। वह मुड़ने ही वाला था जब एक काली बिल्ली अचानक झाड़ियों से बाहर निकली। जब उसने हवा में एक रीढ़ कंपा देने वाली म्याऊं सुनी, तो वह इतना डर गया कि वह तुरंत वापस दफ्तर भाग गया। सोहन रात को सोने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा, जहां वह बेडसाइड टेबल पर रखा था। यह विक्रम था। चतुराई से कहा, श्री सोहन, मिस तिलक यादव की यूनिट अब कॉम्प्लेक्स में एकमात्र रहने वाली है। पार्किंग स्थल बिल्कुल खाली है और उस क्षेत्र में मानव जीवन का कोई निशान नहीं है। सुरक्षा गार्ड ने अभी अभी यह टिप्पणी करने के लिए फ़ोन किया था कि रात में ये काफ़ी डरावना है। मिस तिलक यादव और उनकी सहायक दोनों लड़कियां हैं। क्या आपको लगता है? सोहन तुरंत समझ गया कि विक्रम का क्या मतलब था। उसने भौहें सिकोड़ी। क्या वे डरी हुई थीं? विक्रम ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, आह हाँ, यहाँ तक कि मुझे भी डरावना लगेगा। इन लड़कियों की तो बात ही छोड़िए। आसानी से डरने वाली शब्दों ने सोहन को डर के मारे कायरा के पीछे हटने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वह धीरे से हंसा, बहुत अच्छी तरह, मैं समझता हूँ। एक अच्छी रात की नींद के बाद कायरा और जूलिया कड़ी मेहनत के एक और दिन के लिए स्टूडियो में वापस आ चूंकि वे कुछ दिनों तक कुछ भी फिल्माए न जाने के कारण शेड्यूल से पीछे थे, इसलिए मी स्मिथ चाहते थे कि सभी लोग एक बार फिर रात भर काम करें। हालांकि रात भर काम करने के बाद अभिनेता दिन भर सोने के लिए अपने कमरे में वापस जा सकते थे, जबकि क्रू सामान पैक करने का काम कर रहा था ताकि वे अपने अगले स्थान पर जा सकें। कैरा और जूलिया सुबह जल्दी आ गए थे और वे सुबह ही स्टूडियो से निकल गए। वास्तव में वे इतनी जल्दी चले गए कि जूलिया की आंखें कुछ दिनों तक कुछ भी फिल्माए न जाने के कारण शेड्यूल से पीछे थीं, इसलिए मी स्मिथ चाहते थे कि सभी लोग एक बार फिर रात भर काम करें। हालांकि रात भर काम करने के बाद अभिनेता दिन भर सोने के लिए अपने कमरे में वापस जा सकते थे, जबकि क्रू सामान पैक करने का काम कर रहा था ताकि वे अपने अगले स्थान पर जा सकें। कैरा और जूलिया सुबह जल्दी आ गए थे और वे सुबह ही स्टूडियो से निकल गए। वास्तव में वे इतनी जल्दी चले गए कि जूलिया की आंखें अभी भी झुकी हुई थीं क्योंकि वह सोने की इच्छा से लड़ने की कोशिश कर रही थी। आह, ये काम बहुत तनावपूर्ण है। हम लगातार रात भर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरी त्वचा फट रही है। जैसे ही कैरा ने कार का दरवाज़ा खोला, उसने अपनी आंख के कोने से उस वैन को देखा जो पिछले दिन उनका पीछा कर रही थी। यह उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। वह मुस्कुराए और कार में बैठते समय कुछ नहीं बोली। जूलिया ने अपनी सीट बेल्ट बांधने के बाद वह आगे की यात्री सीट पर सो गई। कार निकल गई और जैसा कि उम्मीद थी, वैन उसके पीछे पीछे आ गई। मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।